हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कृष्णा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली से परिवहन। हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ अंदर जाएगा या कोशिका से कोई भी पदार्थ बाहर आएगा, उसका नियमन या नियंत्रण कोशिका झिल्ली ही करती है। अर्थात कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, अतः कोशिका झिल्ली ही कोशिका के अंदर व बाहर पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है और कोशिका झिल्ली से पदार्थों का आवागमन ही अभिगमन या परिवहन कहलाता है। हमारा जो टॉपिक है वो यही है, कोशिका झिल्ली से परिवहन या अभिगमन। तो अभिगमन क्या होगा? कोशिका झिल्ली से पदार्थों का बाहर जाना व अंदर आना क्या कहलाएगा? अभिगमन कहलाएगा। कोशिका झिल्ली से पदार्थ के अणुओं या आयनों का आवागमन ही अभिगमन या परिवहन कहलाता है। अब थोड़ा सा हम कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में समझते हैं। इधर देखिए, हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें मुख्यतः फॉस्फोलिपिड की द्विपरत होती है और कुछ प्रोटीन होते हैं। चित्र में देखते हैं एक बार। आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड की एक परत है और नीचे फॉस्फोलिपिड की दूसरी परत है। इसको बोलते हैं हम फॉस्फोलिपिड द्विपरत। तो मुख्यतः जो कोशिका झिल्ली का भाग होता है वो फॉस्फोलिपिड की द्विपरत का ही बना होता है और इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड हमारी लिपिड या वसा होती है, अतः वे पदार्थ जो वसा में घुलनशील होते हैं उनका परिवहन कोशिका झिल्ली से आसानी से हो जाता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली का अधिकांश भाग किसका बना हुआ है? वसा या लिपिड का बना हुआ है। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिखी है, कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, अतः वसा विलेय पदार्थों का परिवहन कोशिका झिल्ली द्वारा घुलित अवस्था में सरलता से होता है। अर्थात वे पदार्थ जो वसा में घुलनशील होते हैं उनका आसानी से कोशिका झिल्ली में घुलित अवस्था में परिवहन हो जाता है, जबकि कुछ पदार्थ वसा अविलेय होते हैं, उन पदार्थों का परिवहन सरलता से नहीं होता है। इन पदार्थों के परिवहन के लिए कोशिका झिल्ली में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। इन प्रोटीनों को हम वाहक प्रोटीन कहते हैं, जबकि वसा अविलेय पदार्थों का परिवहन प्रोटीन वाहकों के द्वारा होता है। प्रोटीन वाहकों के द्वारा होता है। अब देखेंगे हम कि हमारा परिवहन कितने प्रकार का होता है। हमारा जो परिवहन है, कोशिका झिल्ली से जो परिवहन है वो दो प्रकार का होता है, निष्क्रिय परिवहन व सक्रिय परिवहन। आइए समझते हैं दोनों को। परिवहन या अभिगमन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निष्क्रिय परिवहन और दूसरा होता है सक्रिय परिवहन। हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली से पदार्थों का परिवहन दो विधियों से होता है, निष्क्रिय परिवहन विधि और सक्रिय परिवहन विधि। जो निष्क्रिय परिवहन विधि होती है इसमें पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, जबकि सक्रिय परिवहन में सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। चूंकि ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है इसलिए इसमें ऊर्जा या एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो निष्क्रिय परिवहन में हमें पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा या एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एटीपी या ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है।
जबकि हमारे सक्रिय परिवहन में हमारा परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एटीपी या ऊर्जा का उपयोग होता है। एटीपी या ऊर्जा का उपयोग होता है। बात यह आती है कि सांद्रता प्रवणता क्या होती है। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही सांद्रता प्रवणता है। अतः निष्क्रिय परिवहन में क्या होगा, पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा और इस क्रिया में एटीपी या ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होगा। जबकि सक्रिय परिवहन में पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेगा। इसलिए निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आने के लिए एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इस परिवहन में एटीपी या ऊर्जा का उपयोग होता है। हम पहले पढ़ेंगे निष्क्रिय परिवहन को डिटेल से। देखिए, निष्क्रिय परिवहन, जब कोशिका झिल्ली से पदार्थ का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है तो इसमें एटीपी या ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। क्या नहीं होता, इसमें एटीपी या ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। जबकि सक्रिय परिवहन में एटीपी या ऊर्जा का उपयोग होता है। निष्क्रिय परिवहन भी हमारा 3 प्रकार का होता है। निष्क्रिय परिवहन हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सरल विसरण, दूसरा होता है हमारा परासरण और तीसरा होता है हमारा सुसाध्य परिविसरण। सुसाध्य विसरण। ये तो पता है हमें कि निष्क्रिय परिवहन है, इसलिए इन तीनों में ही पदार्थ का परिवहन किधर की ओर होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा और इन तीनों में ही हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब समझते हैं इनको एक एक करके। पहले देखते हैं हम सरल विसरण। सरल विसरण क्या होगा, जब पदार्थ के अणु या आयनों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्लाज्मा झिल्ली द्वारा गुणित अवस्था में परिवहन होता है तो इसे सरल विसरण कहा जाता है। लेकिन सरल विसरण की एक शर्त होती है कि अणु छोटा होना चाहिए, वह लिपिड में घुलनशील होना चाहिए। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं सरल विसरण को। हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली के दोनों ओर अलग अलग माध्यम होते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली के एक ओर कोशिका द्रव्य होता है जबकि दूसरी ओर बाह्य कोशिकीय स्थान होता है। मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली के अंदर का और हिस्सा है तो ये होगा हमारा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है और एक कोशिका से बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला स्थान है। यहाँ पर कोई पदार्थ या कुछ विलयन भरा हुआ है कोशिका के अंदर और दूसरा विलयन कोशिका के बाहर भरा हुआ है। मान लीजिए ये विलयन हम ग्लूकोज का लेते हैं। ग्लूकोज यहाँ पर भी है और ग्लूकोज यहाँ पर भी है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्लूकोज के अणुओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ग्लूकोज के अणुओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। अब आप कह सकते हो कि बाहर वाले हिस्से में ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज़्यादा है, अर्थात इस विलयन की सांद्रता अधिक है। ये कैसा विलयन होगा, अधिक सांद्रता विलयन। जबकि जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है वो कैसा होगा, कम सांद्रता वाला विलयन। कम सांद्रता वाला विलयन है। तो सरल विसरण के लिए क्या होगा कि हमारा जो पदार्थ है ग्लूकोज
वो आसानी से कोशिका झिल्ली से होकर जाएगा और अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, देखो विलयन की जो सांद्रता होती है वही सांद्रता विलय की होती है, अर्थात हम विलयन की उच्च सांद्रता बोल रहे हैं इसको, तो इसका मतलब ये विलयन की भी उच्च सांद्रता है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि विलयन अधिक सांद्रता, ग्लूकोज विलयन की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहा है या परिवहन कर रहा है। तो इस परिवहन को बोलेंगे हम सरल विसरण। सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहा है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है, और कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। इसमें किसी प्रकार की वाहक प्रोटीन का उपयोग नहीं हो रहा है, यह कोशिका झिल्ली के छिद्रों के द्वारा डायरेक्ट हो रहा है लिपिड में घुलनशील अवस्था में। तो ये होगा हमारा सरल विसरण। अब एक और होता है इससे मिलता जुलता, दूसरा होता है वो परासरण होता है। एक और होता है परासरण। परासरण भी एक विसरणी है, परासरण भी एक विसरणी है, लेकिन विसरण में तो हमने पदार्थ के अणु या आयन को पढ़ा था, यानी कि हमने विलय को पढ़ा था, लेकिन परासरण में हम देखते हैं विलायक को, यानी कि जिसमें विलय घुला होता है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन परासरण कहलाता है। इसको भी देखते हैं हम एक बार डायग्राम में। इसी डायग्राम में देखते हैं हम लोग, यहां पर देखिए अधिक सांद्रता विलयन है। यदि यहां पर ग्लूकोज की सांद्रता मात्रा अधिक है, ग्लूकोज अधिक है, तो यहां पर विलायक पानी कम होगा, तो यहां पर निम्न सांद्रता होगी किसकी? विलायक की। विलायक की निम्न सांद्रता है, जबकि यहां पर विलायक की अधिक या उच्च सांद्रता है। निम्न सांद्रता है और ये उच्च सांद्रता है। हमने पढ़ा है कि निष्क्रिय परिवहन पदार्थ के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। यहाँ पर जो ये झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है या चयनात्मक झिल्ली है, ये विलायक के अणुओं के लिए भी पारगम्य है। जब विलायक के अणुओं के लिए तो पारगम्य है, लेकिन कुछ विलय के अणुओं के लिए पारगम्य नहीं है। मान लीजिए ग्लूकोज इस समय कोशिका झिल्ली के लिए, कोशिका झिल्ली ग्लूकोज के लिए पारगम्य नहीं है, ग्लूकोज के लिए पारगम्य नहीं है, तो यहाँ पर परिवहन किसका होगा? परिवहन होगा विलायक का। विलायक क्या है हमारा? इसमें जल है, तो जल का परिवहन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। अब इसमें देखिए विलयन की उच्च सांद्रता, इसमें विलायक की उच्च सांद्रता किधर की ओर है? विलायक की उच्च सांद्रता इधर की ओर, यानी कि कोशिका द्रव की ओर है। तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा, यानी कि उसके परासरण में क्या होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा क्या? पानी। और इसी को बोलेंगे हम परासरण, क्योंकि ये झिल्ली इस समय, ये झिल्ली किसके लिए पारगम्य है? सिर्फ और सिर्फ विलायक के लिए पारगम्य है, तो इसमें से विलायक का ही परिवहन होगा। और विलायक किस ओर ज्यादा है? विलायक उस ओर ज्यादा है जिस ओर विलयन की सांद्रता कम है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, विलायक का परिवहन विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण। यही हमने यहां पर भी लिखा है। देखिए परासरण, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन परासरण कहलाता है। अथवा इसको हम उल्टा बोल सकते हैं, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की निम्न सांद्रता, किसकी सांद्रता? विलयन की। यहां पर विलयन की निम्न सांद्रता है और यहां पर जलयन की, जल की खुद की उच्च सांद्रता है, यानी कि विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहन होगा, वो परासरण कहलाएगा। दोनों ही बात एक है, हमने चित्र में भी समझी थी इनको, कि विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। अब हमारा जो परासरण होता है यह भी दो प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। परासरण दो प्रकार का होता है।
एक तो होता है अंतःपरासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण देखते हैं हम कि जब हम किसी कोशिका को अल्प परासरी या अति परासरी विलयन में रखते हैं तो वहां पर विलायक का अवगमन किस प्रकार होता है। हम इसे कोशिका के संदर्भ में समझते हैं। किसी कोशिका को हमने, ये कोई एक माध्यम है, ये कोई एक माध्यम है और इसमें ये एक कोशिका रखी हुई है, ये एक कोशिका रखी हुई है और एक कोशिका में भी इसका कोशिका द्रव भरा हुआ है। हम देखते हैं कि जो बाहर वाला माध्यम का जो विलयन है, माध्यम का जो विलयन है उसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता अधिक है, जबकि जो कोशिका रखी है उसके कोशिका द्रव की सांद्रता कम है, सांद्रता कम है। तो हम इसको कैसा विलयन बोलेंगे, अति परासरी या अल्प परासरी? कैसा बोलेंगे हम इसको? अति परासरी विलयन, यानी कि इसमें कोशिका के अंदर से बाहर की ओर विलायक आएगा, कोशिका के अंदर से बाहर की ओर विलायक आएगा, तो हम इसे बोलेंगे बाह्य परासरण। क्या बोलेंगे इसे? बाह्य परासरण। कोशिका के अंदर से, कोशिका से बाहर माध्यम की ओर हमारा विलायक आ रहा है तो इसे बोलेंगे हम बाह्य परासरण। अतः हम कह सकते हैं जब किसी कोशिका को अति परासरी माध्यम में रखा जाता है तो उससे जल के अणु बाहर, कोशिका से बाहर माध्यम में आते हैं और इससे कोशिका सिकुड़ जाती है, इसी को बोलते हैं हम बाह्य परासरण। यदि यह उल्टा होता, इसकी सांद्रता होती कम और इसकी सांद्रता होती अधिक, तो क्या होता? तो हमारे विलायक के अणु अंदर, बाहर से अंदर की ओर जाते, तो यहाँ विलायक के अणु का बाहर माध्यम से कोशिका के अंदर की ओर जाना कहलाएगा हमारा अंतःपरासरण। आइए देखते हैं इनको एक बार परिभाषा इनकी। अंतःपरासरण, जब कोशिका को अल्प परासरी माध्यम में रखा जाता है तो जल के अणु माध्यम से कोशिका में प्रवेश करते हैं। किससे? जल के अणु माध्यम से कोशिका में प्रवेश करते हैं। यह क्रिया अंतःपरासरण कहलाती है। अंतःपरासरण को हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, वह है किशमिश को पानी में रखने पर उसका फूलना। अधिकतर हम लोग इस किशमिश को काम में लेते हैं, खाने के काम में लेते हैं। किशमिश को हम किशमिश को पानी में रखने पर उसका फूलना। यदि किशमिश को हम पानी में रखेंगे तो उसमें पानी अंदर प्रवेश करेगा और किशमिश फूल जाएगी, तो हम इसे बोलेंगे अंतःपरासरण। अंतःपरासरण बोलेंगे इसे। अंतःपरासरण के कारण क्या होता है? हमारी कोशिका फूल जाती है, तो इस कोशिका को हम स्फीत कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कोशिका को हम स्फीत कोशिका या पूर्ण स्फीत कोशिका भी बोलते हैं। दूसरा है बाह्य परासरण। जब कोशिका को अति परासरी माध्यम में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका से बाहर माध्यम में निकलते हैं। यह क्रिया बाह्य परासरण कहलाती है। बाह्य परासरण क्रिया कौन सी है? कोशिका से जल के अणुओं का माध्यम में बाहर निकलना क्या कहलाती है? बाह्य परासरण कहलाती है। इसका भी एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप अंगूर को पानी में रखिए, थोड़ी देर बाद अंगूर सिकुड़ जाएगा। ये दोनों हो गए हमारे अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। निष्क्रिय परिवहन का तीसरा प्रकार है हमारा सुसाध्य या सुगमकारी विसरण। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वसा में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? वसा में अविलेय होते हैं, लेकिन उनका परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है और उनमें एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। अब हमारे सामने समस्या यह है कि वो पदार्थ कैसे हैं? वसा अविलेय हैं और परिवहन कैसा हो रहा है? सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहा है। उनमें ऊर्जा के रूप में एटीपी भी खर्च नहीं हो रही है, तो फिर उनका परिवहन कैसे होगा? उनके परिवहन के लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। उन प्रोटीन के माध्यम से उन पदार्थों का परिवहन होता है। देखिए, सुसाध्य परिवहन, जिन पदार्थों का परिवहन सरल विसरण की क्रिया से नहीं होता, इन पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली के कुछ प्रोटीन के द्वारा होता है। इन प्रोटीन को वाहक प्रोटीन कहते हैं। और हमारा सुसाध्य परिवहन भी
तीन प्रकार का होता है। पहला है यूनिपोर्ट, दूसरा है सिमपोर्ट और तीसरा है एंटीपोर्ट। आइए समझते हैं इन तीनों को। ये हमारी कोशिका झिल्ली है और इस कोशिका झिल्ली में ये हमारी वाहक प्रोटीन है। हम तीनों को एक ही डायग्राम में समझेंगे, तीनों प्रकारों को। ये हमारे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, लेकिन हमारा ध्यान तो सिर्फ प्रोटीन पर, उस प्रोटीन पर है, वाहक प्रोटीन पर। देखिए, कुछ पदार्थों का सुसाध्य परिवहन इस प्रकार से होता है कि वे दूसरे प्रकार के अणुओं पर निर्भर नहीं होता, दूसरे अणुओं के प्रकार से स्वतंत्र होता है। ये वाहक प्रोटीन क्या करती हैं कि एक ही प्रकार के अणु का परिवहन उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और कराते। इधर की उसकी उच्च सांद्रता है, इधर की और निम्न सांद्रता है। ये प्रोटीन किसी प्रकार के अणु का परिवहन करा रही है और इस अणु का परिवहन सिर्फ स्वयं पर निर्भर है, दूसरे किसी प्रकार के अणु के परिवहन पर निर्भर नहीं है। तो इसे बोलेंगे हम यूनिपोर्ट परिवहन। क्या बोलेंगे इसे? यूनिपोर्ट। और कुछ पदार्थ के अणुओं का परिवहन इस प्रकार से कुछ पदार्थ के अणुओं का परिवहन दूसरे अन्य प्रकार के अणुओं पर निर्भर करता है, यानी कि दूसरे अन्य प्रकार के अणुओं के परिवहन पर निर्भर करता है। कुछ पदार्थ के अणुओं का परिवहन जब होता है जब दो अणु साथ साथ गमन कर, दो प्रकार के अणु साथ साथ गमन करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये अणु परिवहन कर रहा है, वह किसी दूसरे अणु पर निर्भर नहीं है, इसका परिवहन स्वतंत्र हो रहा है प्लाज्मा वाहक प्रोटीन के द्वारा। जबकि यहाँ पर मान लीजिए ये अणु ए है और ये अणु बी है। अणु ए का परिवहन, पदार्थ ए के अणु का परिवहन तभी होगा जब बी प्रकार के पदार्थ का अणु यहाँ पर इसके साथ साथ गमन करेगा या परिवहन करेगा। तो इसे बोलते हैं हम सिमपोर्ट। क्या बोलते हैं इसे? सिमपोर्ट। और कुछ अणु इस प्रकार के होते हैं, उनका परिवहन भी दूसरे प्रकार के अणुओं के परिवहन पर निर्भर करता है, लेकिन उनका परिवहन सिर्फ तब होता है जब दो प्रकार के अणु विपरीत दिशा में गमन करते हैं। हम देखते हैं कि C और D कोई दो अणु हैं। यहाँ पर C का परिवहन तभी होगा जब D का परिवहन इस दिशा में होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। C का परिवहन कब होगा? जब D का परिवहन इसकी विपरीत दिशा में होगा। तो हम इसे बोलते हैं एंटीपोर्ट। तो हमारा सुसाध्य परिवहन तीन प्रकार का हो गया: यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होगा? एक अकेले प्रकार के पदार्थ के अणु का परिवहन होगा और दूसरे प्रकार के अणु पर निर्भर नहीं करेगा। सिमपोर्ट में क्या होगा? दो प्रकार के अणु निर्भर होंगे परिवहन के लिए और दोनों का साथ साथ परिवहन एक दिशा में होना आवश्यक है। जबकि एंटीपोर्ट में दो प्रकार के अणुओं का परिवहन होना आवश्यक है, लेकिन दोनों का परिवहन विपरीत दिशा में होना चाहिए। यूनिपोर्ट के लिए जो वाहक प्रोटीन है इसको बोलते हैं हम यूनिपोर्टर प्रोटीन, जबकि सिमपोर्ट के लिए जो प्रोटीन है उसे बोलते हैं हम सिमपोर्टर प्रोटीन और इसको बोलते हैं हम एंटीपोर्टर प्रोटीन। तो ये हमारा हो गया निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन के तीन प्रकार हैं, तीनों ने पढ़ लिए हैं: सरल विसरण, परासरण और सुसाध्य परिवहन। अब हम पढ़ेंगे सक्रिय परिवहन। क्या पढ़ेंगे? सक्रिय परिवहन।